कोई भी युवा हो या हमारा परिवार हो, एक तो हमें चाहिए क्वालिटी एजुकेशन जो किफ़ायती दरों पर उपलब्ध हो, और दूसरा डिजिटल दुनिया में हमारा कमाया गया धन सुरक्षित रहे। अब ये दोनों कैसे हो, इसके बारे में चर्चा होगी इस सेगमेंट में। हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़े होंगे, लेकिन आपको बता दें कि जैसा प्रोग्राम के शुरुआत में बताया था, ये एक फ़ोन इन सेगमेंट रहेगा। कोई भी इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आपका सवाल है तो कृपया नोट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, कॉल कीजिए हमें। तो आपको मिलवाते हैं हमारे विशेष मेहमान से। उससे पहले नोट कीजिए हमारा नंबर, STD कोड लगाना मत भूलिएगा, 011 दिल्ली का कोड, 23097532 हमारा नंबर है। और अब स्वागत करते हैं हमारे विशेष मेहमान कल्याण कुमार जी का, हु इज मैनेजिंग डायरेक्टर CEO सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण जी, बहुत स्वागत। और उसके साथ ही सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, ये जो एजुकेशनल लोन है, जो शैक्षणिक ऋण है जी, इसको कौन प्राप्त कर सकता है, किसको मिल सकता है, किसको सोचना चाहिए कि मुझे अब बैंक के पास जाना चाहिए? देखिए, शिक्षा को मैं एक मौलिक अधिकार के रूप में मानता हूँ। तो जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, जो इंडियन सिटीज़न हैं, वो सभी इसके लिए पात्र हैं। साथ ही साथ जो हमारे ही OCI या NRI लोग जो बाहर रह रहे हैं और भारतवर्ष में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये सहज सुलभ है। जी। पर सर, इसके साथ साथ ये भी सच है कि अगर ये निश्चित हो मुझे कि मैं ये पढ़ाई करके इतने पैसे कमा लूँगी, तो फिर तो मैं किसी रिश्तेदार से भी लोन ले सकती हूँ, मैं बैंक के पास ही क्यों जाऊँ? क्योंकि लोन लेने से पहले चुकाने की जो मन में डर बैठ जाता है, वो आदमी के पहले हो जाता है। तो इसकी क्या चुकाने की वो रहती है, अवधि रहती है, या क्या नॉर्म्स रहते हैं, उसके बारे में भी बताएं। देखिए, रिश्तेदार से लोन लेना और ये अगर आपस में ही उनके पास सामर्थ्य है, ये एक अलग बात है। बट जो शिक्षा ऋण है, ये बड़ा ही व्यवस्थित ढंग से एक पूरी यात्रा है, ठीक है, जिसमें जो उनका कोर्स पीरियड है जी, वो मोरेटोरियम भी हम देते हैं। उस समय उन्हें कुछ जमा करने की ज़रूरत नहीं होती, और अगर वो चाहें तो ब्याज जमा कर सकते हैं। जी। और सर, वो कितना बफर पीरियड होता है कोर्स खत्म करने के बाद? कोर्स मान लीजिए इंजीनियरिंग का कोर्स 4 साल का है, तो 4 साल में उनकी कोई EMI नहीं होती है। और साथ ही साथ कोर्स पूरा होने के बाद 1 साल उन्हें और दिया जाता है, जो कि उनके लिए बफर पीरियड है। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा। आपके जवाब से ये बात समझ में आती है कि जितनी समय अवधि का कोर्स है, उसके बाद 1 वर्ष का मोरेटोरियम आप और देते हैं जी, पैसा चुकाना शुरू करने के लिए। और वो EMI में होगा, EMI में होता है। तो ये हर बार 1 वर्ष और रहेगा कोई भी कोर्स कंप्लीट करने के बाद जी, ताकि उनकी अर्निंग शुरुआत हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए। और उसके बाद 15 वर्ष हम अधिकतम सीमा उन्हें देते हैं कि 15 वर्ष में वो बैंक का लोन जो है चुका दें। इसी में 2-3 चीजें, अब बहुत सी बातें होंगी, कट पूछ लेते हैं। छोटा छोटा सवाल और छोटा छोटा जवाब। जी जी। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई भी लोन होता है तो बैंक हमेशा प्रोसेसिंग फी लेता है जी, पहला सवाल। और उसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल, मान लीजिए परिवार के पास पैसा आ गया या नौकरी जल्दी लग गई और उसको लगता है कि वो पैसे को पहले ही चुका दे सारा का सारा, तो बहुत से बैंक जो हैं लोन अगर आप पहले चुका रहे हैं उस पर भी चार्ज करते हैं। आप जरा बताइए क्या है इसमें? देखिए, मैं शिक्षा ऋण को एक इन्वेस्टमेंट समझता हूँ भारतवर्ष के सोशल कैपिटल में। तो इसमें आपके बहुत ही सरल जवाब है, इसमें हम कोई प्रोसेसिंग फी चार्ज नहीं करते। साथ ही साथ इसमें कोई प्रीपेड पेनल्टी भी नहीं है। अच्छा जी। साथ ही सर, क्या कोई सिक्योरिटी या कोलैटरल, कोई ऐसा अमाउंट पहले देना पड़ता है लोन लेने से पहले? इसमें देखिए 2 तरह की स्कीम है। एक प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना है, ठीक है, जिसके अंतर्गत करीब 952 हाई क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें कोई भी कोलेटरल, कोई भी गारंटी, किसी की गारंटी की जरूरत नहीं होती जी। और बड़ा ही ये डिजिटली एक्सेसिबल है और ट्रांसपेरेंट ढंग से करते हैं। किसी की अगर आर्थिक तंगी है तो बिना किसी सिक्योरिटी के भी वो लोन ले सकता है? बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी गारंटी के वो लोन ले सकता है। पेपर्स क्या चाहिए होंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे किसी को?
इसमें मैं यही बताना चाह रहा हूं कि उसके लिए एक पोर्टल है, डेडिकेटेड पोर्टल है, पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल बोलते हैं जी। और टेक्नोलॉजी में क्या है, कोई भी देश का उन्हें कोई कागज़ और उनको कुछ साधारण केवाईसी के माध्यम से अपनी पहचान सुनिश्चित करके वो सारा डिजिटल माध्यम से वो कर सकते हैं। उन्हें कोई फिजिकल मूवमेंट में कागज़ देने की जरूरत नहीं है। तो उन्हें एडमिशन का प्रूफ और जो उनका जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है सब ऑनलाइन ढंग से हो जाता है। तो पीएम विद्या लक्ष्मी के अनुसार जो आप बता रहे हैं, जो अभी प्रियदर्शिनी ने पूछा कि ना तो कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी कि एफडी के अगेंस्ट देंगे, मकान के कागज रखोगे ये होगा, तो ना तो ये चाहिए और ना ही कोई गारंटर कि अगर मान लीजिए इन्होंने पैसे नहीं दिए तो मुझे भरने पड़ेंगे जी, ऐसी कोई तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है। मैं बोलने वाली थी सर, ये तो बहुत ही कंफर्टेबल ये तो लग रहा है कि मेरा बच्चा अभी उसने यूनिवर्सिटी पास कर ली है, उसको प्रोफेशनल कोर्स के लिए आगे जाना है, तो बस मैं जाऊंगा कल्याण जी के बैंक में और मैं कहूँ कल्याण जी ये रहा और दे दीजिए और बच्चे के अकाउंट में पैसे आ गए। क्या इतना आसान है? ये इतना ही आसान है और जो पहले घंटों और दिन में जाता था ये कुछ मिनट्स में सैंक्शन हो जाता है। और जो भी टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि इसका बर्ताव किसी वीआईपी और सामान्य जन के लिए एक जैसा होता है। ये टेक्नोलॉजी कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं करता। साथ ही साथ जो जैसे मैं एमडीसीओ हूँ या और हायरार्की में लोग हैं, उनकी नज़र भी इन चीज़ों पे व्यवस्थित रूप से रहती है। तो जो भी ग्राउंड लेवल के चैलेंजेज हैं, जनता को, हमारे काबिल साथी को अगर कोई भी तकलीफ हो रही है तो हम उसे निराकरण भी तुरंत करते हैं। सर इसको आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले सुदेश जी हरियाणा से जुड़ी हैं हमारे साथ, उनका सवाल लेते हैं। सुदेश जी नमस्कार। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लोन के अगेंस्ट ना गारंटी मांगी जाती है, तो उसमें मतलब क्या मतलब उसका गारंटी कंपलसरी रहती है या उसमें भी कोई आगे प्रावधान है? अच्छा, इसका मतलब पहली बात तो ये कि सुदेश जी आप कार्यक्रम देख नहीं रहे हैं। आपने थोड़ा देर से आपने शायद टेलीविजन ऑन किया है। कल्याण जी यही बता रहे थे, अभी दोबारा बता देते हैं आपको। सवाल बहुत अच्छा है आपका, जरा इनको बता दीजिए। जी सुदेश जी, ये लोन आप हम लोग अभी पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के अंदर शिक्षा ऋण की बात कर रहे हैं। तो अगर आपका सवाल शिक्षा ऋण से जुड़ा है और पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम जिसमें हम करीब 952 हाई क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें किसी भी गारंटी की, किसी भी कोलेटरल की जरूरत नहीं है। अच्छा कल्याण जी, अब ये बताइए, एक तो ये हो गया कि एक तो ये स्कीम हो गई पीएम विद्या लक्ष्मी जी, इसके अलावा क्या बैंक खुद भी ऐसा बिना गारंटर वाला लोन देता है? जी, इसकी प्रक्रिया है। अच्छा। इसमें जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पीएम विद्या लक्ष्मी से हटके एक सेंट विद्यार्थी स्कीम है। तो सेंट विद्यार्थी स्कीम के अंदर 7.5 लाख रुपए के ऋण तक कोई भी कोलेटरल देने की जरूरत नहीं होती। उसमें हम को अप्लीकेंट, उनके पेरेंट्स को अप्लीकेंट के रूप में आते हैं। 7.5 लाख रुपए से अधिक होने पे गारंटी, ये कोलेटरल की जरूरत होती है। गारंटी की 7.5 तक मिल जाएगा। 7.5 तक फ्री, कोई गारंटी, कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं होती। आपने अभी जिक्र किया था कि अगर डिजिटल बैंकिंग का सहायता लेते हैं तो कोई वीआईपी नहीं है, उस पर खास तौर पर से नजर भी रखी जाती है बैंक के अधिकारियों द्वारा। लेकिन जितनी तेजी से ये डिजिटल बैंकिंग बढ़ रही है, उसी के साथ साथ डिजिटल फ्रॉड्स भी बढ़ रहे हैं। तो उससे बचने के लिए लोग क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखें, उसके बारे में बताएं। जी, बड़ा अच्छा सवाल है। क्योंकि आज लगभग सभी बैंकों में 90% से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस डिजिटल मोड में हो रहे हैं। बिल्कुल, ये कस्टमर को काफ़ी सहजता और सुगमता से अपना कार्य निष्पादित करने में मदद करती है। लेकिन साथ ही साथ इसके साथ एक चैलेंज भी है, क्योंकि जो फ्रॉडस्टर्स हैं इसमें सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो इससे इसका जो अटैक सरफेस है वो ज़्यादा है। तो इसमें मैं कहूँगा कि सावधानी में बचाव है। तो सावधानी, और साथ ही साथ भारत सरकार ने इस क्षेत्र में काफ़ी कार्य कर रखे हैं जिससे इमीडिएटली हम उनके नुकसान को कम कर सकते हैं। जैसे सर्वप्रथम सावधानी, जब हम डिजिटल ऐप यूज़ करते हैं, जैसे पब्लिक वाईफाई में सिक्योर्ड वाईफाई नहीं है, वहाँ हमें अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ एक सामान्य बात है, कहीं से भी किसी भी तरह से अगर ओटीपी या पिन की मांग कोई कर रहे हैं, चाहे वो अपने को जेन्युइन बता के ही कर रहे हैं, तो आपको किसी भी परिस्थिति में वो शेयर नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ कोई लिंक आपके पास आ रहा है जिसमें कोई कहता हो कि सामान्य कि आपके खाते में हमने पैसे गलती से जमा कर दिए, आप हमें रिवर्ट बैक करिए, तो इन सब चीज़ों से हमें बचना होगा। मान लीजिए किसी वजह से नुकसान हो ही गया, पैसा चला ही गया, तो तुरंत जो है एक 1930
नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, उस पर जितना जल्दी वो इस अपने चीज़ों को डालते हैं, तो I4C मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर एक व्यवस्था है जिसके अंदर सारे बैंक 24/7 जुड़े हुए हैं, जिनसे उस अकाउंट को तुरंत फ्रीज किया जा सकता है, जिससे कि ये जो कोई विंडो रहती है कि जो फ्रॉड हुआ है कितनी अवधि में इन्फॉर्म करेंगे तो इट विल बी इजियर टू ट्रैक? ये जितना जल्दी करेंगे, चूंकि आज के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो पैसा है वो कई खातों में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो समय ही बचाव है। जितनी शीघ्रता से आप इसकी लॉन्च करते हैं 1930 में, उतना तेज़ी से जो हमारी व्यवस्था बनी है I4C के अंदर वो एक्टिवेट होती है और फंड को हम ब्लॉक करके सेव कर लेते हैं। तो नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन जो है 1930, इसको ज़रूर याद रखें। अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो तुरंत वहाँ आपको रिपोर्ट करना है। एक बात आपसे और जानना चाहेंगे, आपने अमाउंट की जो बात की 7.5 लाख वाली की बैंक देता है, उस पर कोई गारंटी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों के मन में अब ये सवाल होगा, अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग पैसा चाहिए होता है, तो कितना एजुकेशनल लोन मिलता है? मान लीजिए किसी के कोर्स का जो टोटल अमाउंट है उसका कितना % मिलता है, नंबर 1। साथ ही साथ वो क्या क्या चीज़ें कवर करता है? हॉस्टल फ़ी, ट्रैवल, मान लीजिए विदेश जा रहा है तो क्या विदेश यात्रा का भी खर्चा, मेस का, खाने पीने का जो होता है, ये ज़रा बता दीजिए। देखिए, इसके भी दो पहलू हैं। एक मैं PM विद्या लक्ष्मी की बात करूँगा, जो अभी भारतवर्ष के अंदर पढ़ाई के अंदर उसमें कोई भी ऊपरी सीमा नहीं है, जो भी कोई भी कैप नहीं है, अपर कैप नहीं है। एक और सवाल पूछ लो भैया जी। सबसे ज़्यादा अगर अंदाज़ा हो आपको, जानकारी अगर आपको है तो बताइए, सबसे ज़्यादा कितना लोन दिया गया है अब तक बैंक में किसी एक इंडिविजुअल को? मान लीजिए किसी ने विदेश, यूरोप में जाके, अमेरिका में जाके कोई कोर्स करना है। देखिए, ये एक ऊपरी सीमा PM विद्या लक्ष्मी यूरोप नहीं है, ये मैंने भारतवर्ष के अंदर पढ़ाई के लिए PM विद्या लक्ष्मी स्कीम के अंदर है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, जो अदर देन सेंट विद्यार्थी स्कीम की बात किया, इसमें 2 करोड़ तक का भी लोन हमने दिया हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। और उसमें जो विदेश की पढ़ाई की बात आपने की, तो इसका जो तरीका है, एक तो कोर्स फी हो गया, उसके साथ ही साथ सारे खर्चे, उनके रहने का खर्चा, उनके यात्रा का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, ये सारी चीज़ें, जैसे PM विद्या लक्ष्मी में जो देश के अंदर की पढ़ाई के लिए हम देते हैं उसमें कोई मार्जिन नहीं है। खासकर जो व्यक्ति 8 लाख से आय से कम है, वहाँ इंटरेस्ट सबवेंशन की भी सुविधा है 3% की, और साथ ही साथ मार्जिन 5% है। अगर ज़्यादा हम इधर भी जो अदर देन PM विद्या लक्ष्मी स्कीम है, वहाँ भी मार्जिन केवल 5% रहता है, जो कोई भी विद्यार्थी अपने सोर्स से भी अपना योगदान कर सकते हैं। विद्यार्थी के अलावा सर बात हो रही थी कि क्या कोई बैंक भी ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराता है लोगों को और बेहतर जागरूक बनाने के लिए? इसके बारे में बताएं कुछ। शिक्षा का योजना रोजगारोन्मुख होता है और हमें चाहिए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स। इसके साथ साथ हमें देश में छोटे छोटे उद्योग धंधे करने के लिए भी स्किल सेट्स चाहिए। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या देश के बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी इस तरह के छोटे कोर्सेज चलाते हैं, जिसको हम रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट RCT कहते हैं। अच्छा। सेंट्रल बैंक के पास पूरे देश भर में करीब 28 ऐसी संस्थानें हैं जहां हम रोजगारोन्मुख कम अल्प अवधि की ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही साथ इस ट्रेनिंग के बाद उन्हें ऋण देते हैं, जिससे कि वो विस्तार से हम समझना चाहेंगे। उससे पहले दीनानाथ जी लखनऊ से जुड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं आपसे सवाल पूछने का। नमस्कार दीनानाथ जी। नमस्कार मैम जी, अपना सवाल पूछें। मेरा मैम ये सवाल है कि हमने 4 साल पहले एजुकेशन लोन लिया था। ठीक है। और हमें ये बताया गया कि जैसे आपको कुछ गारंटर नहीं देना है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा और सारे काम आसानी से हो जाएंगे। ठीक। तो हमने अप्लाई किया कॉलेज से, तो उस सबसे पहले तो मैंने अपने बच्चे के लिए लिया था। और वो उसको जब सैंक्शन होने से पहले उन्होंने क्या किया कि 50,000 का वो इंश्योरेंस कर दिया। उस साथ में मेरा गारंटर लिया, मेरे अकाउंट से लिंक कर दिया गया। और उसके बाद हर महीने इंटरेस्ट आता है। अच्छा। और उस इंटरेस्ट की फिर हमने पता किया वहां से, तो उन्होंने बताया कि कॉलेज पे करेगा। ठीक। इंटरेस्ट। अच्छा। बट उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक।
तो सर ये ऐसे हमने स्टेट बैंक से लिया हुआ था सर। ये ऐसे हिडन जो लूप होल्स हैं, बाद में लोग पछताते हैं, इसके बारे में इसके बताएं। बारे में मैं बताना चाहूँगा। मैं यही कहूँगा कि जागरूकता, देखिए एजुकेशन लोन के मैं मानता हूँ 4 पहलू है। पहला एक्सेसिबिलिटी है, दूसरा अफोर्डेबिलिटी है और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे इन्होंने बताया कि वो एक ऑप्शन आपको दिया जाता है कि ब्याज आपको मोरेटोरियम पीरियड में जमा करना है या नहीं करना है। तो उस समय जहाँ भी चूक हुई हो, बैंक, चूँकि हम इतने बड़े नेटवर्क में काम करते हैं तो कहीं ये संवाद में सही ढंग से नहीं पहुंच पाया, वहाँ इन्हें ऑप्शन रहता है कि वो चाहें तो ब्याज मोरेटोरियम में भर सकते हैं, नहीं चाहें तो वो एक साथ अपना रोजगार लगने के बाद जो मैंने बताया मोरेटोरियम पीरियड और 1 साल के बाद ईएमआई में ही जुड़ जाएगा और वो जमा कर सकते हैं। इनकी बातचीत से लग रहा है कि इनको बताया नहीं गया और बैंक वो उन्होंने टिक कर दिया होगा और फिर इनके पास ऐसा हुआ। अब सर कुछ कर सकते हैं ये? अब क्या हो सकता है? बचाव हो सकता है? कुछ बचाव ये कह सकते हैं कि ये ब्रांच में जाके अपनी बात फिर से रखें और देखें अगर इनका अवधि क्या है, पूरा डिटेल समझने के बाद ही इन्हें अच्छे ढंग से गाइड किया जा सकता है। लेकिन ये ऑप्शन है, अभी भी चेंज कर सकते हैं अगर ब्रांच में जाके बात कितना अवधि हो गया इनका लोन का टेक्निकल उस पे निर्भर करेगा। अच्छा, चलिए हम बात कर रहे थे सर ट्रेनिंग की और कैसे आप लोगों को शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी प्रदान करते हैं जिससे वो स्किल सेट अपना इम्प्रूव करके कोई बिजनेस शुरू कर पाए। जी, तो इसमें हम जैसे मोबाइल रिपेयर में उदाहरण के आधार पर भी बताना चाहूँ, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग है तो उनको हम एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देके अपना दुकान एस्टेब्लिश करने के लिए हम मुद्रा योजना में उनको कुछ लोन दे दिए 8 लाख 10 लाख। इसी तरह से ड्रोन ट्रेनिंग के लिए दिया, सोलर एस्टेब्लिशमेंट के लिए दिया, तो ये रोजगार सैलून एस्टेब्लिश करने के लिए दिया, स्विंग मशीन के लिए दिया। आप तो दिन प्रतिदिन बहुत से लोगों से मिलते होंगे, तो ऐसी कोई कहानी, किसी इंसान की कोई एनेक्डोट आप हमारे साथ साझा करना चाहें कि बैंक के सहयोग से कैसे वो अपने पैरों पे खड़े हो पाए? जी, मैं यहाँ आपको 2 उदाहरण देना चाहूँगा। एक मीना दीदी झारखंड से हैं, उनको सोलर एस्टेब्लिशमेंट की ट्रेनिंग दी गई आरसीटी में, रांची में जी। और उसको उन्होंने इतने अच्छे ढंग से एक्सेप्ट किया और उन्होंने आज जो है करीब 45 गांव में और 12 टेक्नीशियन उनके साथ काम करते हैं और करीब उनको साल में 42 लाख रुपए की आय है इससे। तो ये एक सफलता की कहानी है। इसी तरह हमने महाराष्ट्र में राजेश जी को हमने ड्रोन ट्रेनिंग का शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दिया था। तो आज वो भी कई गाँव में करीब 200 किसानों को प्रिसीजन फार्मिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसमें भी उनकी भी आय लगभग 60 लाख रुपए की है। तो ये कई सक्सेस स्टोरीज हैं जहां बैंक, चूंकि हमारी ताकत है, हम देश के विभिन्न भागों में हैं, जैसे सेंट्रल बैंक आज सभी 28 राज्यों में पहुंच है हमारी, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो हम इस तरह की ट्रेनिंग से भी रोजगार सृजन करने में मदद कर रहे हैं। सर हम बात कर रहे थे डिजिटल बैंकिंग की, लेकिन आज भी ग्रामीण दूर दराज के इलाकों में इतनी अवेयरनेस नहीं है इसको लेके। तो ऐसे फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल बैंकिंग के बारे में क्या बैंक की ओर से भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं, स्कीम्स हैं जिनके अंतर्गत लोगों को जागरूक किया जाता है डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर? जी, हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स हैं जो बाकायदे लोगों में डिजिटल अवेयरनेस, ना केवल कैसे हम लाभ ले सकें इनसे और साथ ही साथ अपना बचाव कर सकें, उनका ये काम होता है। अच्छा। और अभी मैं बता रहा हूँ, अभी जस्ट 16 मई को हमने 100 से अधिक जगहों पे एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रम रखा था, जिसमें एक डेस्क जो है ये डिजिटल के लिए एडॉप्शन बढ़ाना, साथ ही साथ उनको अवेयर करने के लिए भी हमने रखा हुआ था। इस तरह से समय समय पे हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं जिससे कि जनता के बीच जाके, उनके बिजनेस प्लेस के पास जाके उन्हें हम जागरूक कर सकें और इन सब चीज़ों की व्यवस्था बता सकें। हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं नागपुर से, संदेश जी हैं। तो संदेश जी, आप सवाल पूछ सकते हैं जी। मेरा सवाल ये था सर जी, बताएं। मान लीजिए अगर देने वाला है, अगर इसमें नहीं सिखाया तो फिर 15 साल की अवधि। आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही संदेश जी, थोड़ा सा बाहर की तरफ जाके फिर बात करें या टीवी सेट से दूर हो जाएं। जी, सवाल पूछ लीजिए जल्दी से जी। हाँ, मेरा ये सवाल था सर, अगर लोग नहीं सिखाया तो कैसा कर सकते हैं, यानी क्या? अच्छा, संदेश जी का सवाल ये है कि ऋण लिया
और उसके बाद जो मॉरेटोरियम की जो बात है वो टाइम भी निकल गया, नौकरी लग नहीं पाई, तो अब और गारंटर है नहीं, तो लोन कैसे चुकेगा? इनकी नौकरी नहीं लग पाई, ऐसा हाँ, ये कह रहे हैं। तो ये बैंक में कांटेक्ट करें, अपने नज़दीकी शाखा से कांटेक्ट करें। तो हमारी काफ़ी योजनाएं इस तरह के सिचुएशन के लिए भी रहती हैं, जिसमें हम उन्हें जैसे अगर खाता उनका एनपीए हो गया हो, एनपीए गैर निष्पादित आस्ती बोलते हैं, जिससे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, तो वहाँ ये उसके लिए भी अलग योजनाएं हैं। आप मॉड्यूल है रिजर्व बैंक द्वारा, रास्ता निकल सकता है। तो ये अपनी शाखा में जाएं, अपनी स्थिति को विस्तार पूर्वक बताएं, तो उस योजना में इन्हें मदद मिल सकती है। जी, डिजिटल बैंकिंग के बारे में आज बात हो ही रही थी। चलते चलते बस एक सवाल, आज की तारीख में कोई भी, इतना तो अमूमन लोग जानते ही हैं कि अगर कोई आपसे मुझसे कहे ओटीपी देना या पिन देना तो कोई नहीं देता। लेकिन क्यूआर कोड हम सब स्कैन करते हैं, पेमेंट करना है, किसी का कुछ करना है, क्या सावधानी बरतें, जिसको कहना चाहिए पर्सनल साइबर सिक्योरिटी हैबिट्स? चलते चलते क्या बताना चाहिए? देखिए, अपनी जागरूकता तो होनी चाहिए। मैं जैसे उदाहरण के तौर पे बताऊं, क्यूआर कोड में वल्नरेबिलिटी तो है। अगर कोई ऐसा बना के उस जगह, जैसे मंदिरों में आप देखें तो वहाँ देखने में आता है अनजानी जगहों पे ना करें। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मंदिरों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, उसको फ्रेम करके क्यूआर कोड को लगाया है अपना ऑथेंटिक मंदिरों में या बाकी जगहों पे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस लोगों को आता है कि नहीं, ये ट्रस्टेड सोर्स है। तो वहाँ अपने विवेक का उपयोग करके लोग अगर सेलेक्टिव ढंग से करें तो उससे वो बचा जा सकता है। ठीक है, चलिए, एक रास्ता अभी मंजिल इसमें तय करनी बाकी है। बिल्कुल। कल्याण कुमार जी, आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी। बहुत सी नई चीज़ें हमको पता चली, और युवा भी, और जो डिजिटली इतने ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, उन लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। पढ़ने के लिए भी ऋण और रोजगार की ट्रेनिंग भी और रोजगार के लिए भी ऋण। तो बहुत धन्यवाद कल्याण कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद।